हेलो एवरीवन, आज डेट है 18 अप्रैल 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड, और आज हम डिस्कस करेंगे मैप में कुरिल आइलैंड को। कुरिल आइलैंड जापान के बीच में और इधर रशिया के जो कामचाट का पेनिनसुला है उसके बीच में एग्जिस्ट करते हैं। ये जो कुरिल आइलैंड है वो सी ऑफ ओखोत्स्क और पैसिफिक ओशियन के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब इन दोनों को, इधर इस सी को और इधर पैसिफिक ओशियन को, दोनों को बीच में से पार्टिसिपेट करने का काम करते हैं और बीच में एग्जिस्ट करते हैं। कुरिल आइलैंड इसलिए न्यूज में रहते हैं कि इसकी बाउंड्री को लेकर का काफ़ी क्लेम है। जापान जो है वो उसके ऊपर क्लेम करता है और एक तरफ जो रशिया है वो इसके ऊपर क्लेम करता है, तो उसी को लेकर के न्यूज़ में रहता है हमेशा कुरिल आइलैंड। तो आपको पता होना चाहिए कि कुरिल आइलैंड कहाँ एग्जिस्ट करता है और कौन कौन से सी को आपस में डिवाइड करने का काम करता है। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। द हिंदू में फर्स्ट पेज पर न्यूज़ है NIA डिक्लेयर 7 लाख बाउंड्री ऑन हिडमा। जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने 7 लाख का एक रिवार्ड घोषित किया है माधवी हिडमा के अरेस्ट के ऊपर। अब ये माधवी हिडमा कौन है? पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन फर्स्ट ऑफ द माओइस्ट। अभी हमारे इंडिया में 4 अप्रैल के लगभग एक अटैक होता है हमारे जो आर्मी है उसके ऊपर, छत्तीसगढ़ के सुकमा डिस्ट्रिक्ट के पास में, और उनमें माना जाता है कि ये जो मेन व्यक्ति है उसी की वजह से, मतलब ये लीडर था, इसी ने ये प्लान किया था कि ये अटैक होना चाहिए। उससे पहले भी जो गवर्नमेंट है वो 2019 में भी किसी केस के लिए, जब छत्तीसगढ़ में किलिंग हुई थी, तब भी उनके ऊपर प्राइज़ घोषित किया गया था कि जो भी उनको पकड़वाने का काम करेगा उनको प्राइज़ दिया जाएगा। अप्रैल 3 को 22 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए थे सुकमा बीजापुर बॉर्डर के ऊपर। देखो यहाँ पर NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी न्यूज़ में है, तो इसके बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। NIA एक्ट 2008 के तहत इसको बनाया गया था, और ये जो NIA वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। कोई भी केस, मान लो कोई केस हमारे इंडिया की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी से रिलेटेड है, या हमारे जो स्टेट है उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, या फिर फॉरेन स्टेट के साथ में हमारे जो फ्रेंडली रिलेशन है, उन सबको अगर कोई केस इफेक्ट करता है तो उनकी जांच करने की कोशिश करता है NIA। 2008 में जो 26/11 अटैक, जिसको मुंबई हमले के नाम से भी जाना जाता है, उस समय ये माना गया कि जो भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था, उसी की वजह से वो अटैक हो पाया था। तो उसी को काउंटर करने के लिए कि टेररिज्म से रिलेटेड जब भी कोई अटैक हो तो उसकी जांच करेगा NIA। मतलब पूरा इंडिया में एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो टेररिज्म से रिलेटेड केसेज को हैंडल कर सके, तो उसी के लिए NIA को बनाया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में है, लेकिन इसकी ब्रांचेज इंडिया में अलग अलग जगह पर फैली हुई हैं। तो मेन जो पर्पज है, मेन जो गोल है इस NIA का, वो है कि हमारे इंडिया की सिक्योरिटी और हमारे इंडिया की जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रह सके, उसको कोई भी डाइल्यूट ना कर सके। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, रेगुलेट ग्राउंड वाटर यूज इन क्रिकेट फील्ड्स। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक ऑर्डर पास किया है जल शक्ति मिनिस्ट्री को कि वो इस चीज़ को रेगुलेट करे कि ग्राउंड वाटर का यूज़ किस पर्पज के लिए किया जा रहा है। NGT के जो चेयरपर्सन है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, उन्होंने ये बोला कि देखो जो ग्राउंड वाटर है उसका सबसे ज़्यादा यूज होना चाहिए पीने के पानी के लिए, और अगर आप ग्राउंड वाटर को निकाल करके सिर्फ जो हमारे प्ले ग्राउंड्स हैं, स्पेशली जो क्रिकेट ग्राउंड, उनको मेंटेन करने के लिए उस पानी का यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही गलत कर रहे हो। वैसे ही डेफिशिएंसी है ग्राउंड वाटर की, और इन कामों के लिए अगर आप ग्राउंड वाटर का यूज़ कर रहे हो तो एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो आप ग्राउंड वाटर का। तो NGT ने यह बोला है कि स्पेशली जो प्ले ग्राउंड्स हैं उनकी मेंटेनेंस करने के लिए आप उनमें पानी दीजिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा सीवरेज वाटर है उसका यूज किया जाए, ग्राउंड वाटर को सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी के लिए यूज किया जा सके। तो ये जो NGT है उसमें एक प्ली फाइल हुई थी। ये जो डायरेक्शन NGT ने दी वो एक पिटिशनर हैदर अली के द्वारा जब उन्होंने प्ली डाली गई तो उसमें एक्शन किया है NGT ने कि ग्राउंड वाटर का क्रिकेट फील्ड जो है उनको मेंटेन करने के लिए यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो
अल्टरनेट है, जो ऑप्शन है, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो वाटर है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, और भी जैसे जो रेन वाटर है उसको हम एक जगह स्टोर करके उस पानी का यूज कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। अब हम एनजीटी के बारे में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। एनजीटी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, अंडर एनजीटी एक्ट 2010 के तहत इसको बनाया गया था। और ये जो एनजीटी है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी केसेज होते हैं उनको इफेक्टिवली डिस्पोज करने का काम करती है एनजीटी। अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो पूरे वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद में इंडिया तीसरा ऐसा कंट्री बना था जहां पर स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल काम करती है। इसका जो एनजीटी है उसका जो मेन जो मतलब एक तरीके से हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है। इसके अलावा इसकी ब्रांच भी है भोपाल, पुणे, चेन्नई और कोलकाता। इनके जो चेयरपर्सन होते हैं उनकी 5 साल की टर्म होती है, लेकिन उनको रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जाता है, ये ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज, बस्टर्ड पोचिंग इन पाकिस्तान सॉक्स एक्टिविस्ट। देखो, हमारा इंडिया का जो पड़ोसी देश है उसमें पाकिस्तान और बहुत सारे हमारे 3 से 4 स्टेट से पाकिस्तान की बॉर्डर टच होती है। अब इस आर्टिकल में बात किया गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको 1994 में जो IUCN है उसने एंडेंजर्ड डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन 2011 में उसका स्टेटस चेंज हो गया और क्रिटिकल एंडेंजर्ड, मतलब इसकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम बची हुई है। अब इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 95%, पूरे वर्ल्ड में जो टोटल पॉपुलेशन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, उसमें से 95% जो है वो हमारे राजस्थान में फैली हुई है। अब राजस्थान के साथ में बॉर्डर टच करता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान वाले एरिया में भी वैसे तो देखो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है। तो वैसे तो इंडिया के साथ पाकिस्तान बॉर्डर टच करता है, तो हो सकता है कि बॉर्डर शेयर करने की वजह से, पास के एरिया होने की वजह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो पाकिस्तान में चले जाते हों, या फिर उस वाले एरिया में भी कुछ पाए जाते हैं। तो वहाँ पर पोचिंग की जाती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, उसको लेकर के लोग फोटो तक क्लिक करवाते हैं और उसको फिर पोस्ट करते हैं। तो इसी को लेकर के काफ़ी कंसर्न है कि एक तरीके से ये एंडेंजर्ड से क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो श्रेणी है उसमें पहुंच चुके हैं, तो उसको सेव करने की बजाय जो फोटो क्लिक जा रही है, सिर्फ फोटो क्लिक करने के लिए पोचिंग जो की जा रही है उसको सेव करने की आवश्यकता है। अब ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसके बारे में अगर हम सारे फैक्ट्स देखें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पूरे वर्ल्ड में जो हैवीएस्ट बर्ड होते हैं उनमें से एक है, हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स में एक है। ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो ड्राई ग्रासलैंड और श्रबलैंड जो होती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वहाँ पर पाए जाते हैं। साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 1 में ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो पाए जाते हैं। मतलब इनको सेव करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इनके कंजर्वेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। IUCN की लिस्ट की बात की गई है तो IUCN 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में आता है। अब देखो, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उनके प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है कि जहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रहते हैं ये बहुत ही हैवीएस्ट बर्ड है, फ्लाइंग हैवीएस्ट बर्ड। तो अगर ये एक बार उड़ने लग जाते हैं तो इनको अपनी उड़ान में, मतलब अपनी जैसे मान लो ये उड़ान भर रहे हैं और बहुत ही हैवीएस्ट हैं, भारी होते हैं इनका शरीर, तो ये जल्दबाजी में मान लो इनके आगे कुछ अवरोध आ गया, कुछ ऑब्स्टेकल आ गए, तो अचानक से ये अपनी गति को चेंज नहीं कर सकते, अचानक से जो अपनी मूवमेंट है उसको चेंज नहीं कर सकते। अब उसका मेन कारण क्या है कि जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर बिजली के तार, बिजली की जो लाइन जा रही है, तो जब ये उड़ान भरते हैं तो उन बिजली के तारों से टकराने की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो ये मेन कारण माना जाता है इनकी संख्या कम होने का। तो इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जिस एरिया में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है या तो उनको लाइन, वहाँ की जो पावर लाइन है उनको अंडरग्राउंड कर दिया जाए, या फिर ज़्यादा अंडरग्राउंड करने का जो खर्चा ज़्यादा है तो जो पावर लाइन है उनके ऊपर फ्लैप को इंस्टॉल किया जाए। ये जो फ्लैप होते हैं वो एक एज ए रिफ्लेक्टर काम करते हैं इन बर्ड स्पीसीज के लिए। दूसरा, ये तो एक तो सेविंग प्रोजेक्ट ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है जिसकी वजह से इनकी संख्या है वो काफ़ी बचाई जा सकती है। और दूसरा, राजस्थान जो गवर्नमेंट है, राजस्थान का स्पेशली जो वेस्टर्न पार्ट है, जैसलमेर वाला पार्ट, जोधपुर बाड़मेर वाला पार्ट, जहाँ पर
जो डेजर्ट नेशनल पार्क है उस वाले एरिया में ये पाए जाते हैं। तो जो स्पेशली राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट चलाया गया है। इसमें राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया कि ऐसे एरिया जहाँ पर ये लोग अपनी ब्रीडिंग करते हैं उन प्रोटेक्टेड एरिया को खोजा जाए और उन ब्रीडिंग ग्राउंड्स को फेंसिंग ऑफ की जाए, मतलब उनको कवर किया जाए। इसके अलावा ऐसे एरिया जिसमें ये जिन एरिया को फेंसिंग किया जाता है ना उसके बाहर भी रहते हैं तो उनकी सिक्योरिटी के लिए भी काम करेगी गवर्नमेंट। तो ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट है वो इनको एक तरीके से सेव करने के लिए चलाया गया है। तो ये हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स को देखा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, जयशंकर टू विजिट अबू धाबी टुडे। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और इसके अलावा जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं ये सब यूएई की विजिट, दोनों यूएई में अबू धाबी की विजिट पर जा रहे हैं। इसका मेन कारण ये है कि देखो फरवरी के लास्ट से इंडिया और जो पाकिस्तान है उनके रिलेशन काफ़ी नॉर्मल होते दिख रहे हैं और उसमें ये माना जा रहा है, हालांकि इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, इंडिया इसमें न्यूट्रल है, लेकिन ये माना जा रहा है कि यूएई एक बैक चैनल जो टॉक है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और उसी की वजह से दोनों की वहाँ पर विजिट हो रही है। देखो बैक चैनल जो टॉक्स है ऐसा नहीं है कि इसके लिए गवर्नमेंट ने आज तक इसके ऊपर कोई अपनी तरफ से प्रूफ नहीं दिया, लेकिन अगर हम डाटास की बात करें, जो सेक्रेटरीज हैं उनके स्टेटमेंट की बात करें तो पहले भी बैक चैनल टॉक्स हो चुकी है और उसकी वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन नॉर्मल होते हैं बैक चैनल टॉक्स की वजह से तो काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, पीएम सजेस्ट कर्टेलमेंट ऑफ हरिद्वार कुंभ मेला। हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा है गंगा नदी के किनारे पर, तो उसी को लेकर के पीएम ने सजेस्ट किया है कि जिस तरीके से कोविड-19 के केसेज बढ़ रहे हैं कुंभ मेले में कटौती करनी चाहिए, मतलब जितना लंबा चलने था उसमें कटौती करनी चाहिए। तो पीएम ने जब ये सजेशन दिया तो उसी समय जूना अखाड़ा जो इस तरीके के जो कुंभ मेले ऑर्गेनाइज होते हैं उसमें काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ी संख्या इन अखाड़ों से यहाँ पर आती है। तो जूना अखाड़ा ने बोल दिया है कि वो अपने इस पार्टिसिपेशन को इसमें ख़त्म करने की एंड करने का अनाउंस करते हैं, मतलब वो इससे पीछे हटते हैं, वो कुंभ मेला से अब अपने आप को पीछे कर रहे हैं। देखो जो कुंभ मेला है वो 12 साल में एक बार बढ़ता है बड़ा कुंभ मेला, उसके बाद में हर 4 साल में ही रिपीट होता रहता है। तो कुंभ मेला की अगर बात करें तो इंडिया में 4 अलग अलग जगह पर ये भरता है। गोदावरी नदी जो है नासिक में बहती है वहाँ पर होता है, उज्जैन में सिप्रा नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे और संगम मतलब प्रयागराज वहाँ पर गंगा यमुना और जो मिथिकल सरस्वती नदी है उन तीनों नदी का जहाँ पर कन्फ्लुएंस होता है संगम में वहाँ पर ये भरता है। ये कुंभ मेला की अगर हम बात करें तो यूनेस्को की एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट है, कल्चरल हेरिटेज इंडेक्स होता है और ये हेरिटेज इंडेक्स 2008 में यूनेस्को ने बनाया था। उसी यूनेस्को की उसी इंडेक्स में इस कुंभ मेला को भी डाला गया है 2017 में, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इंडेक्स, उसमें इसको शामिल किया गया है इसको कुंभ मेला को। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है, ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा योगा को भी यूनेस्को की इंटेंजिबल जो साइट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेंस है उसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट न्यूज, ट्रेड यूनियंस आस्क मोदी टू स्टॉप रिवर्स माइग्रेशन। जो हमारे भारतीय मजदूर संघ है उसने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है कि कोविड-19 की जब फर्स्ट वेव आई थी उसी समय जो मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं वो अपने घर चले गए थे, जिसकी वजह से ना सिर्फ उन वर्कर्स को इकोनॉमिक जो स्लो डाउन है उसको फेस करना पड़ा था, बल्कि जो हमारी इंडस्ट्री लेवल है उनको भी फेस करना पड़ा था। अब कोविड-19 की सेकेंड वेव आ रही है और उसकी वजह से दोबारा से जो वर्कर्स है वो मूव करने लग गए हैं अपने घरों की तरफ, स्पेशली जो उनका नेटिव प्लेस है वहाँ के लिए। तो उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से अर्ज किया है कि जो वर्कर्स हैं उनको घर नहीं जाने दिया जाए, उनके लिए सारी सोशल सिक्योरिटी, उनके लिए जॉब उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनके लिए जो सोशल सिक्योरिटी बेसिक नीड्स की जो ज़रूरत है वो गवर्नमेंट उपलब्ध करवाए ताकि वो लोग यहीं रुके रहे। तो ना तो उनका जो पर्सनल एक तरीके से इफेक्ट है उनकी लाइफ में वो गिरे और जो इंडस्ट्री है उनमें भी वर्कर्स की कमी ना आए। अगर वर्कर्स की कमी नहीं होगी तो वर्कर्स की कमी नहीं होने से जो हमारी इकोनॉमी, जब कोविड-19 का फर्स्ट वेव आया था उसके बाद में इकोनॉमी काफ़ी तरह से नीचे चली गई थी। हालांकि वी शेप में हमारी
इंडियन इकोनॉमी ने रिकवरी की है, तो दोबारा से जो रिकवरी करने की कोशिश की है इस कोविड-19 की सेकेंड वेव की वजह से, हो सकता है कि दोबारा से इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाए। तो उसी को काउंटर करने के लिए ये सारे जो गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किए जाने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज, जुंटा लीडर सेड टू जॉइन आसियान समिट। 24 अप्रैल को आसियान की समिट होने वाली है और इस आसियान समिट में म्यांमार, जो हमारा पड़ोसी देश, जहां पर 1 फरवरी से डेमोक्रेसी को टर्न करके वहां की सेना ने सारी पावर अपने हाथ में ले ली थी और एक तरीके से सैन्य सरकार वहां पर बन गई थी, तो उसी को लेकर के अब आसियान की जब मीटिंग होगी, आसियान का मेंबर है म्यांमार, तो वहां पर क्वेश्चनिंग की जाएगी म्यांमार का जो जुंटा लीडर है मिन ओंग हेलियांग से, कि आपने ऐसा क्यों किया, लोगों की इच्छा है, अगर इच्छा नहीं होती तो प्रोटेस्ट नहीं किया जाता, प्रोटेस्ट अगर किया जा रहा है तो आपको उसके लिए काम किया जाना चाहिए। जो आसियान है, अगर उसके बारे में हम देखें तो इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया जकार्ता में है और बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत इसको स्टार्ट किया गया था 1967 में। स्टार्ट में 5 कंट्रीज ने मिलकर के आसियान को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट न्यूज साइंस पेज से है। एरीज फैसिलिटी विल होस्ट द सपोर्ट सेंटर फॉर आदित्य L1। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हमारा एक इंडियन प्रोग्राम है, सन और सन के बीच में जो रीजनल मतलब रीजन है, हमारी अर्थ और सन के बीच में जो रीजन है उसका, और जो सन है उसकी स्टडी करने के लिए इंडिया ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है आदित्य L1। अब ये अगले साल लॉन्च होगा ये प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में जो मेन मतलब जो भी जाएगा सर्च करने के लिए आदित्य L1, वो अपने साथ में 7 पेलोड्स लेकर के जाएगा। अब ये जो पेलोड्स है वो हमारे इंडिया की, हमारी जो कंट्री है उसके वेरियस इंस्टीट्यूशन के द्वारा उसको डेवलप किया गया है। अब जब एक बार ये मिशन लॉन्च हो जाएगा सन को एक्सप्लोर करने के लिए और उनके बीच का जो रीजन है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, तो उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए इसके जो वेरियस पेलोड्स हैं उनको ग्राउंड सपोर्ट की आवश्यकता होगी। तो उसी के लिए आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल, जो नैनीताल के पास में स्थित है, उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जब इसको डिप्लॉय किया जाएगा उस एरिया में सन को एक्सप्लोर करने के लिए, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको ग्राउंड सपोर्ट देंगे। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, असेसिंग स्टूडेंट्स अमिड ए पेंडेमिक। कोविड-19 की सेकेंड वेव की वजह से जो CBSE है उसने क्लास 10th के पेपर रद्द कर दिए हैं और क्लास 12th के जो पेपर हैं उनको पोस्टपोन कर दिए हैं। इसके अलावा जो ICSE और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट, इन्होंने भी अपने एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिए हैं। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि ये जो चैलेंजेस चल रहा है कोविड-19 का, इससे किस तरीके से निपटा जाए और कैसे जो एग्जाम्स हैं उनको करवाया जाए ताकि जो सभी स्टूडेंट्स हैं उनको इक्वलिटी मेंटेन हो सके। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट पर जोर दिया गया है। यूनाइटेड स्टेट एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने इस पैटर्न का ऑब्जर्व किया, तो ये माना कि ऑब्जर्वेशन, क्विजेज, असाइनमेंट और फीडबैक के थ्रू ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और इसके अलावा पहले जो एग्जामिनेशन होता था मतलब हाई स्टेक पब्लिक स्कूल एग्जामिनेशन, वो समेटिव असेसमेंट होता था। अब कोविड-19 की वजह से जो एकेडमिक सिस्टम को फेल किया गया है, उसको रद्द किया गया है, उसमें अब इवैल्यूएशन तो किया जाएगा स्टूडेंट का, तो उसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। ये जो समेटिव असेसमेंट मतलब पहले जो एग्जाम होता था वो टेस्टिंग ऑफ लर्निंग होता था और फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है टेस्टिंग फॉर लर्निंग। टेस्टिंग ऑफ लर्निंग होता था और फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है टेस्टिंग फॉर लर्निंग। ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो टीचर्स की हेल्प टीचर्स असेस द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेज ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट एंड सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स। फॉर्मेटिव असेसमेंट का पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि स्टूडेंट को टीचर्स को एक एक स्टूडेंट की क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, उनका पता चलता है। और CBSE ने जब 2009-10 में कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क को कंटिन्यूस करने के दौरान उन्होंने इस असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट सिस्टम को लागू करने की बात की गई थी, लेकिन बाद में इसको नहीं लागू किया गया था। अब 2020-21 में कोविड-19 की वजह से इसको लागू किया जा रहा है। इसके अलावा इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि सभी जो स्कूल है क्या वो इसको लिए तैयार हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो स्कूल्स हैं
वो बंद रही। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो गाँव में हैं, गाँव में इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, जो इन सब की सुविधा नहीं है तो बच्चों को सारी जो स्टडी है वो अवेलेबल नहीं हो पाई तो आप इक्वलिटी मेंटेन ही नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि गाँव में जो स्कूलों की संख्या है वो इतनी है और जो अर्बन स्कूल्स हैं वो इतनी कम है। मतलब और अर्बन स्कूल्स में देखो अगर बात किया जाए तो जो नेट है, इंटरनेट की सुविधा काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा जो मतलब कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास में बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं स्टडी तक पहुंचने के लिए। तो ये रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। पहले ही बहुत साल पहले जब सीबीएसई ने इसको इंट्रोड्यूस करने की बात की थी तो अब जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसमें तो इसको अच्छे से लॉन्च करना चाहिए। इसीलिए जो सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट प्लान फॉर क्लास 6 to 10th इन मार्च दिस ईयर, इसके साथ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ में इसको मिक्स करके लॉन्च किया गया है। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। हो सकता है फ्यूचर में किसी भी प्रॉब्लम से फेस करने की वजह से तो अल्टरनेटिव होने की आवश्यकता है और जब फॉर्मेटिव असेसमेंट से हम ज़्यादा अच्छे से स्टूडेंट को इवेल्युएट कर सकते हैं तो उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज, इस वीक में जो नंबी नारायण वर्ड है वो काफ़ी न्यूज़ में रहा। नंबी नारायण आपको पता होगा इसरो के एक साइंटिस्ट थे। उनके बाद में उनके ऊपर चार्जेस लग जाते हैं कि उन्होंने इंपॉर्टेंट डाटा को किसी के साथ में शेयर किया है। इसी के लिए उनके ऊपर आरोप लगते हैं। केरला पुलिस उनको गिरफ्तार भी कर लेती है लेकिन बाद में सीबीआई के पास केस चला जाता है और सीबीआई उनको छोड़ देती है, बोलती है कि उनके ऊपर जो चार्जेस थे वो सही नहीं थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट में वो कंपनसेशन की बात करते हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट उनको कंपनसेशन भी देता है। इसके अलावा एक डीके जैन कमेटी भी बनाता है कि जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको ओवरव्यू किया जाए। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक नया डिसीजन दिया है कि सीबीआई जो है वो डीके जैन कमेटी ने जो भी अपनी रिकमेंडेशन दी उनको जांच करे और पता लगाए कि क्या क्या कमी हुई, किस तरीके से केरला पुलिस ने ये जो केस हुआ उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की। तो ये नंबी नारायण काफ़ी न्यूज़ में रहता है, काफ़ी न्यूज़ में है इस टाइम ये नाम। तो पर्सन इन न्यूज़ की वजह से अगर हम देखें तो स्पेशली जैसे एसएससी इन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।